Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ की तल्ख टिप्पणी, कहा लोकतंत्र की हुई है हत्या। मानहानि मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। तेजस्वी ने गुजराती ठग वाली टिप्पणी वापस ले ली थी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर नार्वेकर के असली शिवसेना निर्णय को दी गई है चुनौती। ज्ञानवापी के बंद तलग्रहों के सर्वे की मांग का प्रार्थना पत्र दाखिल। वाराणसी कोर्ट में एएसआई सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी की गई पेश। ईडी अधिकारियों ने एससी/एसटी एक्ट के तहत हेमंत सोरेन की शिकायत को कोर्ट में दी चुनौती। एफआईआर के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली के मथुरा रोड के पास झुग्गी झोपड़ी या जेजे क्लस्टर के विध्वंस अधिकारी के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है। विध्वंस ऐसे समय में किया गया जब राष्ट्रीय राजधानी में अपवादों के अधीन विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती पर सुनवाई कर रही थी और जिसके तहत मथुरा रोड के पास जेजे क्लस्टर के विध्वंस के खिलाफ याचिका और संबंधित झुग्गी वासियों के पुनर्वास की प्रार्थना खारिज कर दी गई। इस मुद्दे को दोहराते हुए झुग्गी वासियों की ओर से कार्य करते हुए विकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने मथुरा के पास जेजे क्लस्टर में की गई विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। ये कहा गया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के तहत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अनुपालन का भूमि और विकास कार्यालय के लिए छूट दी गई थी। सोसाइटी ने तर्क दिया कि छूट का कथित अनुदान शक्ति का दुरुपयोग है और छूट आदेश उसे या अदालत को कभी नहीं दिखाया गया। इसके अलावा अजय माकन बनाम भारत संघ और अन्य में हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार निवासियों का पुनर्वास नहीं किया गया। अधिसूचित और संरक्षित जेजे का विध्वंस संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। पक्षकारों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि अन्य मामले में उसके समक्ष शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में संघ को विषय क्षेत्र में अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया। अगर अधिकारियों ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की तो भूमि स्वामित्व विभाग और उसके अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आगे ये भी माना गया कि झुग्गी वासियों ने निवास के प्रमाण के रूप में बिजली का बिल नहीं दिखाया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि के मामले को राज्य के बाहर किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करने की राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। तेजस्वी ने कथित तौर पर केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं टिप्पणी की थी और जिसको लेकर वो आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं और इसी मामले को उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल
लोहिया की पीठ ने तेजस्वी द्वारा माफी की दायर ताजा बयान को भी दर्ज कर लिया गया। पीठ ने कहा, हम आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को यादव को अपनी कथित टिप्पणी केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को वापस लेते हुए एक उचित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित गुजराती ठग वाली टिप्पणी वापस ले ली थी। शीर्ष अदालत ने आरजेडी नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में आपराधिक मानहानि शिकायत को लेकर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे दायर करने वाले गुजरात के निवासी हरेश मेहता को नोटिस जारी किया था। मेहता एक स्थानीय कारोबारी और कार्यकर्ता हैं। कथित आपराधिक मानहानि के लिए तेजस्वी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात की अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और मेहता की शिकायत पर उन्हें समन करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था। शिकायत के अनुसार यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राजी हो गया। ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के असली शिवसेना के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल नार्वेकर ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे वाली शिवसेना को असली शिवसेना बताया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता की उस दलील पर गौर किया कि सोमवार को सूचीबद्ध की जाने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य विधायकों से जवाब मांगा था। अदालत ने तब याचिका को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था। 10 जनवरी को अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में स्पीकर ने किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था। नार्वेकर ने कहा था कि कोई भी पार्टी नेतृत्व अंदरूनी असंतोष या अनुशासनहीनता को दबाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची या दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है। स्पीकर ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को पार्टी के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन था। चुनाव आयोग ने 2023 की शुरुआत में शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और धनुष और तीर निशाना सौंप दिया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा कोर्ट को चुनाव के दौरान हुई वीडियोग्राफी की पेन ड्राइव दी है। सीजीआई की बेंच ने वीडियो देखने के बाद कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये क्या रिटर्निंग ऑफिसर करता है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। सीजीआई ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा है और नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शाम 5 बजे तक सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। मसलन नगर निगम के नए मेयर के कामकाज पर फिलहाल रोक रहेगी। सीजीआई ने कहा कि चुनाव की पवित्रता बरकरार रखने के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की डिटेल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश न करने के लिए कहा है। ऐसे में मंगलवार को चंडीगढ़ निगम का होने वाला बजट सत्र पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगा और इस दौरान सॉलिसिटर जनरल को इस मामले पर इंस्ट्रक्शन लेने को कहा है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की मेयर आम आदमी पार्टी के सदस्य शैली ओबरॉय द्वारा
याचिका को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है, जिसमें निगम की स्थायी समिति को अपने कार्यों को करने की अनुमति देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि स्थायी समिति विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना सहित 5 करोड़ रुपए के व्यय वाले किसी भी निर्णय को इसके माध्यम से जाना होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्थायी समिति में 18 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 सदस्य सीधे निगम द्वारा चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्यों का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा नामित किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार एलजी द्वारा नामित सदस्यों को स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या आज कोई स्थायी समिति मौजूद है? सिंघवी ने उत्तर दिया, नहीं। सीजेआई ने कहा, हम इस पर 2 सप्ताह तक कायम रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सहमति के बिना एमसीडी में एल्डरमैन या नामांकित सदस्यों को नामित कर सकते हैं और क्या ऐसे सदस्यों के पास मतदान की शक्तियां हैं। ये फैसला दिल्ली सरकार की याचिका में सुरक्षित रखा गया, जिसमें उन अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर एफआईआर में फंसे ईडी के अधिकारियों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एफआईआर बुधवार को झारखंड पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट के तहत रांची के SC/ST पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत पर आधारित है। झारखंड पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर में ईडी के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में सोरेन के आवास पर की गई तलाशी में संबंधित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया। एफआईआर में ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा और 2 अन्य अधिकारियों अनुमान कुमार और अमन पटेल के साथ साथ अज्ञात अधिकारियों का नाम शामिल है। हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी की तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया। उन्होंने आगे दावा किया कि ईडी के अधिकारियों ने तमाशा बनाने के लिए रणनीतिक रूप से मीडिया में जानकारी लीक की, जिसका उद्देश्य जनता की नजर में उनकी प्रतिष्ठा खराब करना है। वहीं समानांतर घटनाक्रम में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमि घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने सोरेन को याचिका वापस लेने की मांग करने वाला अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति दी और ईडी को 9 फरवरी तक याचिका में संशोधन के लिए दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इधर उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पद पर पहली बार महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश ऋतु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। ऋतु बाहरी चीफ जस्टिस विपिन संघवी के स्थान पर नियुक्त हुई हैं। चीफ जस्टिस विपिन संघवी अक्टूबर माह में रिटायर हो गए थे। अब तक उनके स्थान पर न्यायमूर्ति मनोज तिवारी कार्यवाहक चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रहे थे। अब तक न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर रही थी। ऋतु बाहरी जालंधर की मूल निवासी हैं और प्रतिष्ठित वकीलों के परिवार से हैं। उनके परदादा स्वर्गीय सोमदत्त बाहरी भी सिविल वकील थे। उन्होंने सिविल पक्ष में कानून का अभ्यास किया था और 1952 से 1957 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य भी थे। जस्टिस ऋतु बाहरी के पिता न्यायमूर्ति अमृतलाल बाहरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वर्ष 1962 में जालंधर में जन्मी ऋतु बाहरी ने 1994 में अपनी स्कूली शिक्षा कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल चंडीगढ़ से की और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन चंडीगढ़ से 1982 में अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 1985 में कानून की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1986 में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकित हुई और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1992 में सहायक महाधिवक्ता हरियाणा के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। अगस्त 1999 में उप महाधिवक्ता हरियाणा और दिसंबर 2009 में वरिष्ठ महाधिवक्ता हरियाणा के रूप में नियुक्त किया गया।
ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर कोई समन का पालन नहीं करे तो ईडी क्या कर सकती है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसकी जानकारी देंगे, ये रिपोर्ट देखिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अप्रोच किया है क्योंकि उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 समन का नॉन कंप्लायंस किया, जो एक अलेज्ड एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल का कहना है कि उनके नॉन अपीयरेंस का कारण ये है कि समन गलत और गैर कानूनी है। सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 63 क्लॉज 4 ऑफ द पीएमएलए, सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड 200 ऑफ द सीआरपीसी के तहत एक फ्रेश कंप्लेंट दर्ज की गई है कि इसको एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सुना और सबमिशंस का ऐलान 7 फरवरी को किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जुडिशियल कस्टडी में हैं। ईडी द्वारा आरोप है कि एक्साइज पॉलिसी में साजिश हुई, जिसके नतीजे में प्राइवेट कंपनीज को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस के बिना ही प्रॉफिट्स मिले। अगर नॉन कंप्लायंस जारी रहे तो ईडी कानूनी कार्यवाही कर सकती है, जिसमें चार्जशीट दर्ज करना, नॉन बेलेबल वारंट जारी करना, एसेट्स फ्रीज करना या इंटरपोल के थ्रू रेड नोटिस मंगवाना शामिल हो सकता है। आगे की कानूनी कार्यवाही कोर्ट के फैसलों के आधार पर होगी। चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.